अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ शहर ओलिया मुल्तान में। आपको पता है कि शहर ओलिया मुल्तान अपनी गर्मी, गदा और गोरस्तान की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। साथ ही अगर बात करें तो मुल्तान की जो पहचान और सकाफ़त है वो है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री के साथ यहाँ का जो कैमल वर्क है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। साथ ही खुस्सों की बात करें तो खुस्से भी मुल्तान की पहचान है। तारीख से सुनते आ रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा हुनर रखते हैं ब्लू पोट्री का और कैमल वर्क का, और ये काम करवाने के लिए, देखने के लिए लोग दूर दराज इलाकों से यहाँ आते थे। लेकिन ये काम आज के दौर में बहुत ज़्यादा मदम हो गया है। इस हवाले से आज मैं यहाँ की आवाम मौजूद हैं, यहाँ के जो दुकानदार हैं, इनसे बात करूँगी, इनसे जानने की कोशिश करूँगी कि क्या वजह है कि ये काम अब मदम क्यों हो गया है, लोग इसकी तरफ क्यों नहीं आ रहे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाजरीन, आज का प्रोग्राम उन हाथों के नाम जो अपनी कारीगरी और हुनर के साथ चमड़े को उजागर करते हैं। हमारे साथ उस्ताद मंजूर हुसैन मौजूद हैं जो कि 60 साल से चमड़े को बड़ी खूबसूरती से, बड़ी कारीगरी से तैयार करते हैं। इनसे हम पूछते हैं कि एक खुस्सा जिसको हम तकरीबन 1000 की रेंज में ले लेते हैं, लेकिन उसके पीछे हमें पता नहीं होता कि कितनी मुशक्क़त, कितनी मेहनत दरकार होती है, जिसके बाद जाकर एक खुस्सा तैयार होता है। उस्ताद मंजूर हुसैन से बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? वालेकुम, ठीक हूँ मैं। 60 साल से आप ये काम कर रहे हैं? जी, मुझे 60 साल हो इस टाइम कितनी उम्र है आपकी? 71 साल। 71 साल उम्र है। कितनी उम्र में आपने ये काम शुरू किया? ये मैंने 10 साल की उम्र में। 10 साल की उम्र में क्या चीज़ पहले बनाना सीखी थी? मैंने पहले स्कूल पढ़ता था। स्कूल से जब वापस आता था तो मेरे वाले साहब मुझे कहते थे भाई ये काम सीखो। चलो मैं आहिस्ता आहिस्ता सीखता रहा। फिर मैं 8 जमातें मैंने पास की। तो फिर वाले साहब ने कहा भी आप बस करो स्कूल की, ये काम करो। क्या आपके वालिद साहब भी ये काम करते हैं? और मेरे मामू उस्ताद अला बख्श सदारती अवार्ड याफ्ता 2008 में, सही है। उनका भी मैं शागिर्द हूँ। वो मेरे वालिद साहब के शागिर्द थे, उस्ताद अला बख्श मेरे वालिद साहब थे। उन्होंने मेरे वालिद साहब से काम सीखा, मैंने फिर अपने उस्ताद भी सीखा और अपने वालिद साहब से भी सीखा। और मेरे बड़े भाई मोहम्मद निवाज, उनसे भी मैंने तरबियत ली इन काम की। और मुझे इस काम का करते हुए पूरा 60 साल हो गया, लेकिन काम संभाले हुए पूरा 55 साल हुआ है। 5 साल में ये काम मैंने सीख लिया था। अच्छा मंजूर साहब, खुस्सा जो कि इस टाइम मुल्तान की पहचान भी है, और अगर इस टाइम बात करें तो बड़ी मेहनत के साथ जो है वो इस चमड़े को तैयार किया जाता है, और इसके ऊपर जो है कटाव डालकर नक्श बनाए जाते हैं, फिर कलर दिए जाते हैं, उसके बाद जाके दुकान पे आता है। तो आप ज़रा मुझे बताइएगा स्टार्ट से कि किस तरीके से ये बनता है। मार्केट से चमड़ा लेके आता हूँ, ठीक है। उसकी धुलाई करते हैं। वो बड़ा थान होता है, जैसे गाय पूरी होती है, ठीक है। उसको धो के सुखा देते हैं, सुखा के फिर उसके सफेद पार्ट ऐसे बनाते हैं। अच्छा, ये क्या गाय की खाल से बनाया जाता है? गाय का चमड़ा है। बताइएगा कि पहले ये सफाई करके इसको लेकर आ चुके हैं आप? हाँ, इसको मैंने सफाई कर ली है। अब इसको ये बनाऊंगा मैं। ठीक है। ये है सोल और ये है अपर इसका। ठीक है, मतलब एक ही चमड़े को आप पहले निशानात देते हैं, निशानात देने के बाद उसको कटाई करते हैं। ठीक है नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये जो साहब हैं उन्होंने यहाँ से इसको निशानात दिए हैं। निशानात देने के बाद अब इसकी बाकायदगी से तरीके के साथ वो कटाई करेंगे। कटाई करने के बाद फिर मेरे ख्याल से इसको सिलाई से ये जोड़ने की कोशिश करेंगे। कितनी मेहनत दरकार होती है मंजूर साहब? ये इसके ऊपर बड़ी मेहनत होती है। इसको चमड़े को धोया जाता है, सुखाया जाता है, फिर सफ़ेद पार्ट ऐसे बनाए जाते हैं, फिर इनको धोया जाता है। अच्छा, ये बार बार धोया जाता है? हाँ जी, ये 2-3 दफ़ा धोते हैं ताकि इसमें स्मेल ना रह जाए और सफाई आ जाए। रहे और इसमें जो जहर है वो हम इसको निकाल लेते हैं। अच्छा, इसमें होता है जहर वगैरह? ये केमिकल जहर ही है ना। सही है, सही हाँ है। जी। अच्छा, तो मतलब कितने बजे आप अपने इस दुकान पर आते हैं? हम सुबह 10 बजे कितने बना लेते हैं? एक जोड़ा मैं सुबह शुरू करता हूँ, शाम को ख़त्म हो जाता है। मतलब एक दिन में एक खुस्सा तैयार होता है?
ठीक है। तो अगर इस टाइम आपकी मतलब उम्र की मुनासबत से बात करें, आप अपनी उम्र के हिसाब से बता रहे हैं कि एक दिन में एक खुस्सा बनता है, या अगर आपकी जवानी की भी बात करें तब में तो भी? मैंने 2-2, 3-3 जोड़े बनाए। अच्छा, मतलब एक दिन में अगर हिम्मत वाला बंदा है जिसको इतना एक्सपीरियंस है तो वो बना सकता है एक दिन में 2-3। 6-6-7 भी बना ली है। ठीक है। दिन रात बैठ के रश की वजह से। ठीक है। अब आपने जैसे दिखाया कि अब आपने निशानात डाले और इसकी अब कटाई होगी और ये कटाई की सूरत में निकल आए हैं। ठीक है। अब इसका आगे मजीद क्या प्रोसीजर है? आगे प्रोसीजर ये है, इसको हम इस धागे के साथ ना, अच्छा, यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। ठीक है। ऐसे, ठीक है। यहाँ से शुरू करके फिर एक साइड लगाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद ये दूसरी साइड लगाएंगे। ठीक है। क्या आपके पास है इस स्ट्रक्चर की सूरत में तैयार हुआ? ये 4 पड़े हैं सामने। अच्छा, ठीक है। उठा दे सादा जोड़ा। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। नाजरीन ये देख सकते हैं आप। अच्छा, जब आप इसको इसके साथ अटैच करते हैं तो ये इस सूरत में निकल आते हैं और बैक इसकी साइड बन जाती है। अच्छा, ये अंदर की तरफ जो है ये सिलाई आप नाजरीन देख सकते हैं, ये कन्ने की सूरत में ये सिलाई लगाई जाती है। इसके बाद जाकर ये एक खुस्सा ये कन्ने की सूरत में सिलाई लगाई जाती है, आप देख सकते हैं, और उसके बाद जाकर ये खुस्सा तैयार किया जाता है। अच्छा मंजूर साहब, ऊपर जो डिजाइनिंग की जाती है बड़ी कारीगरी से, बड़ी जो है इसमें मेहनत दरकार होती है, जरा ये बताइएगा कि ये क्या क्या होता है? ये आपने ऐसे ऊपर छापे रखे हुए होते हैं? हाँ, ये भाई वो नासिर साहब ने बना के मुझे ये डिजाइन दी है। ठीक है। ये मैंने इसके ऊपर चिपका दी है। अच्छा। अब इसके ऊपर होगी कढ़ाई। ये निशानात जो है ये मशीन से बनाए जाते हैं? नहीं, ये हाथ से बना अच्छा, ये हाथ से बनाए जाते हैं? ये भाई बना ये हाथ से कटाव डलते हैं हाँ सारे? जी, और ये कढ़ाई भी हाथ से होगी। सही है। जैसे ये कढ़ाई हुई है। नाजरीन आप देख सकते हैं कि बता रहे हैं मंजूर साहब के पहले इस तरह से चमड़ा जब तैयार होता है तो उसके ऊपर इस तरह के डिज़ाइनिंग की जाती है प्रिंट के ज़रिए, फिर उसके बाद हाथ के प्रिंट के ज़रिए ये तैयार होती है। उसके बाद ये कढ़ाई की सूरत में इस तरह इसके ऊपर हाथ से कढ़ाई की जाती है और फिर जाकर ये एक खुस्सा तैयार होता है। बाहर एक और इनके साथ ही मौजूद हैं जो इनके साथ इनकी हेल्प करवाते हैं। मैं उनसे भी बात करती हूँ और आपको दिखाऊंगी कि किस कारीगरी के साथ जो है वो इस कटाव को जो है वो तश्कील दे रहे हैं और साथ ही उस कारीगरी के साथ इसकी कढ़ाई कर रहे हैं, जो कि इस टाइम मेरे ख्याल से बहुत मेहनत की बात है। हम बाज़ार में जाते हैं और हम जाकर बोलते हैं कि 1000 रुपये में हमें खुस्सा तैयार करके दे दें, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि उस 1000 रुपये के खुस्से के पीछे कितनी हज़ार मेहनत जो है वो छुपी हुई होती है और कितनी मुशक्क़त के बाद जो है वो एक खुस्सा तैयार होता है। आप देख सकते हैं कि 60 साल से हमारे साथ बुज़ुर्ग मौजूद हैं, 51 साल उनकी उम्र है और वो अपने ये काम जो है वो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मंजूर साहब ने इस टाइम एक चमड़ा रखा हुआ है और उसके ऊपर डिज़ाइनिंग हुई है। डिज़ाइनिंग के जो ज़रिए ऊपर ये आपको क्या तार के ज़रिए कोई तार वर्क है? तिल्ले की तार है। तो नाज़रीन ये तिल्ले की जो तार है इसके ज़रिए ऊपर नकाश बना रहे हैं और ये आपको मेरे कैमरामैन जूम करके दिखाएंगे कि नकाश ज़रा थोड़ा सा मोटा है। अब ये इस तिल्ले की तार के ज़रिए उस मोटे से जो नकाश हैं उनको कढ़ाई की सूरत में लेकर आएंगे और जितनी खूबसूरती ज़ाहिर कर रहा है, मेरा दिल चाह रहा है अभी तैयार हो और मैं अभी अपने पैरों में डालूँ। तो ये एक जो पेयर है, अगर हम इस टाइम नकाश इसका देखते हुए बात करें तो ये कितने का एक पेयर तैयार होता है? ये 2000 की तैयार होती है। अच्छा, ये 2000 की तैयार होती है। जितनी इस पे लागत डलती है वो कितनी होती है? 1000-1200 रुपये हो जाता है। अच्छा, तो आपको प्रॉफिट कितना होता है? 1000 रुपये का या 800 रुपये मुझे मिल जाता है। ठीक है। अच्छा साथ साहब, जिस तरह मेहनत से आप ये बनाते हैं, जितनी मेहनत इस पर दरकार होती है, अब आपकी उम्र को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम बात करें तो जितनी मेहनत से आप बनाते हैं, क्या आपको लगता है कि जो गाहक आता है, गाहक इस उम्र का और इस मेहनत का जो है वो ख्याल कर पाता है या नहीं? करता है। हमारे जो शौकीन होते हैं वो ही करते होंगे, ज़्यादातर तो लोग नहीं। जो शौकीन है ना जी, हमारी मुंह मांगी कीमत हमें देते हैं। ठीक है। और खुश होकर देते हैं। अगर कोई ऑर्डर्स पर बनवाने के लिए आए जी ऑर्डर, तो आप मतलब कितने टाइम लिमिट के अंदर कितने खुस्से तैयार कर देते हैं? मैं एक दिन में एक जोड़ा बनाता हूँ। कस्टमर को 10 दिन का टाइम देता हूँ। ठीक है, मतलब 10 दिनों का मार्जिन होता है। इनका भी बनाना है। ठीक है। इनके बाद फिर उसका बनाना। ठीक है। और कितने टाइम से आप मुल्तान में हैं? हमें मेरे ख्याल में 100 साल तो हो गया है। अच्छा। हाँ जी। और इससे पहले आपके वालिद साहब थे जो ये काम करते थे? हाँ, वालिद साहब मेरे दादाजी करते थे काम। ये चले थे झंग से। ठीक है। झंग से मुल्तान है, अभी पाकिस्तान नहीं बना था।
जी तो नाजरीन, जिस तरह मैंने दिखाया कि मंजूर साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ ऊपर कटाओ के ऊपर जो है तिल्ले का काम किया है। उकेर लगाई है पहले, उकेल बोलते हैं इसको। उकेल जो है वो तैयार किया गया है, पहले डिज़ाइनिंग की उसके ऊपर, फिर उकेल का काम किया, उसके बाद जाकर ये कढ़ाई की सूरत में, तिल्ले की कढ़ाई की सूरत में ये खुस्सा जाकर तैयार किया गया। आप देख सकते हैं कि ये खुस्सा सिर्फ बाहर से नहीं तैयार किया जाता, ये खुस्सा अंदर से भी तैयार किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर तक सारा इसका डिज़ाइनिंग की जाती है, बच्चों तक के। नाजरीन आप देख सकते हैं यहाँ पर खुस्से तैयार किए जाते हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ जो है बच्चों का जो खुस्सा है वो तैयार किया गया है। और ये आप देख सकते हैं कि बच्चे के खुस्से पर बड़ी खूबसूरती के साथ कढ़ाई की गई है। ये कौन सी कढ़ाई की गई है? ये पशम की कढ़ाई। तो ये क्या बच्चे भी ऑर्डर देकर जाते हैं कि आप हमारा भी खुस्सा बना कर, फैमिली के साथ आते हैं ना, ठीक है, तो वो ऑर्डर देते हैं, फिर जैसा वो आपके घर के बच्चों के तो मजे होते होंगे कि वो तो आके फ्री बनवा के जाते होंगे। तो बनाया मैंने अपने बच्चों को। अच्छा, मैंने सुना था कि चांदी के भी खुस्से बनते हैं, पहले जमाने में लोग बनाते होते थे, क्या अभी भी लोग इस चीज का शौक रखते हैं? 2 घंटे पहले मैंने चांदी की जूती बनाई है। अच्छा, अभी वो मेरे से लेके गए चांदी का खुस्सा। अच्छा, चांदी के खुस्से का क्या कॉन्सेप्ट है? बस वो नवाब मुगला खानदान के लोग पहनते थे। अच्छा, वो सुनार ने ना जी उसका पर बनाया है। अच्छा, चांदी का, ठीक है, जिसकी लागत 2.5 लाख रुपए आई है। 2.5 लाख का खुस्सा तैयार किया गया है। 25 तोले चांदी लगी उसको। अच्छा, क्या आज के ज़माने में भी लोग इस तरह के खुस्से पहनने के शौकीन हैं? नहीं। तो वो जो आपसे बनवा के गए हैं वो किस लिए? अपनी दुकान में रखने के लिए? उन्होंने किसी शोकेस में, लिया है ना जिला लिया, जी जी, उसमें इमाम बारगाह है, इमाम बारगाह के अंदर एक शोकेस शीशे का उन्होंने बनवाया। ठीक है, यूनिक एक चीज़ दिखाने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि जितनी मेहनत से आप एक खुस्सा तैयार करते हैं, ख्वाह वो मर्द का है या खातून का है, जितनी मेहनत से आप मुशक्क़त करके डिज़ाइनिंग करते हैं, ये लाल कपड़ा भी ज़रा आगे रखिएगा, आप अपनी मेहनत दिखाएं ना कि आपने इतनी मेहनत के साथ ये भी तैयार किया है। ये कोई शादी का खुस्सा लग रहा है मुझे। हाँ जी, ये दुल्हन का है, ये लेडीज है। अच्छा, और ये जेंट्स है, ये दूल्हा का है। बहुत प्यारा। हाँ, ये कौन सा काम हुआ? ये दबके का काम है, ये दूसरे हाथ से हम नहीं बना सकते। अच्छा, दूसरे हाथ से बनवाते हैं। ठीक है, दूसरे हाथ से किस तरीके से? ये कढ़ाई जो है ना, ठीक है, दूसरे लोग करते हैं। ठीक है, हम इसको चमड़ा लगाएंगे नीचे। ठीक है, फिर मैं आपको एक खुस्सा दिखाता हूँ तैयार पड़ा है। ठीक है नाजरीन, आप देख सकते हैं कि ये जो मर्दाना खुस्सा है शादी के लिए, ये तैयार किया गया किसी दूल्हे का। और साथ ही अगर इस टाइम देखें तो ये एक दुल्हन है जिसका खुस्सा तैयार किया गया। आप देख सकते हैं कितनी मेहनत और ख़ूबसूरती के साथ ये दोनों खुस्से तैयार किए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं जितनी मेहनत से ये अपनी हुनर के साथ इस कारीगरी को उजागर करते हैं और एक खुस्से की सूरत में दुकानों में पेश करते हैं। तो जब ये दुकान में जाता है तो दुकानदार इसको तकरीबन मेरे ख्याल से 1000 या 2000 की कीमत पे लगाते हैं। इनकी कीमत ज़्यादा है। तो ये कितनी कीमत पे होता है? ये 3000 का। ये 3000 का है। तो मेरे ख्याल से जितनी मेहनत है 3000 भी बहुत कम है जी। तो आपको क्या लगता है कि कम से कम कितनी कीमत होनी चाहिए? कम से कम 5000 तो होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें 5000 तो जायज़ है। तो क्या आप हुकूमत से अपील करना चाहेंगे कि इस महंगाई के दौर में आप लोगों का भी थोड़ा सा ख्याल करें? जितनी मेहनत के साथ आप लोग इस जूतों को बनाते हैं उतनी मेहनत का तो एटलीस्ट सिला मिले, क्योंकि आम जूते लेने के लिए जाएं ब्रांडेड तो वो तो 6, 7, 8, 10 हज़ार से कम मिलते नहीं हैं। लेकिन खुस्सों पे चले जाएं, खुस्सों की दुकान पे तो जो कस्टमर है वो बहस कर रहा होता है कि कम करें, खुस्सा ही तो है। हम हुकूमत से यही इल्तमास कर सकते हैं कि हमारे लिए एग्जीबिशन लगवाएं वो, ताकि हमारा वहाँ माल बिके, हम रोज़ी कमा सकें और हमें बेशक पैसे ना दें। हमें हर साल ये तावन करें कि जो लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में फेस्टिवल होते हैं उनमें हमें बुलवाया जाए, हमारी सेल हो जाए, हम खुश हैं। ठीक है मंजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाजरीन, मंजूर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि 60 साल से ये खुस्से का काम कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरती के साथ खुस्से को जो है वो उजागर करके दिखाते हैं और दुकानों में खुस्से पेश होते हैं और वो आप सब पहनते हैं। और भी लोग मौजूद हैं और भी कारीगरी देखेंगे जो हाथ से बनाई जाती हैं चीज़ें। इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्ट्रेट वेलकम बैक नाजरीन। मुल्तान की बात हो और ब्लू पॉटरी का नाम ना आए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है।
हमारे साथ मोहम्मद वाजिद अली मौजूद हैं जो कि बेहतरीन काशीगर हैं। इनसे बात करते हैं कि ये कितने पुरानी जो है ये काशीगरी कर रहे हैं, ब्लू पॉटरी का काम करते हैं। इस टाइम टाइल के ऊपर मेरे ख्याल से ये काशीगरी कर रहे हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? सर ये जो काशीगरी का लफ्ज़ है इसके पीछे बड़ी मेहनत छुपी हुई होती है। ये एक सिर्फ लफ्ज़ नहीं है। मैं ये देख रही हूँ आपके इस टाइम ये कारखाना ही समझ लें जिसमें हर तरह की टाइल के ऊपर डिफरेंट किस्म का डिज़ाइन बनाया गया। क्या कहना चाहेंगे, कितना पुराना आपका ये काम है और कितनी सदियाँ गुजर चुकी हैं आपके बाउजदाद को ये काम करते हुए? वैसे तो ये काम कहते हैं हज़ारों साल पुराना है। ठीक है। तो हमारे जो ख़ानदान में है ये तकरीबन 350 साल से है। ठीक है। मेरे वाले साहब, दादा, परदादा, मैं 6वीं नस्ल पे कर रहा हूँ। आगे जो मेरे छठी नस्ल है आपकी? छठी। अच्छा, अभी इस टाइम आप मेरे ख्याल से ये टाइल के ऊपर काम कर रहे हैं? जी जी, ये टाइल के ऊपर ये काम कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो ये काम है तकरीबन आसार कदीमा के साथ होता है। सदियों से जो है जो हमारे जो मज़ारात हैं आसार कदीमा के, वो कई सदियों बाद उनके ऊपर जो है वो उनकी रिपेयरिंग होती है। तो ये हमारी जो फैमिली है वो सदियों से वो यही काम कर रही है। ठीक है, छठी नस्ल है जो आप तक आई है और आपने काम शुरू किया। अच्छा वाजिद साहब, ये किस तरह से तैयार की जाती है? क्या ये ईंट होती है, ईंट को पहले भट्टे में पकाया जाता है, फिर उसके बाद जाके इसके ऊपर डिज़ाइनिंग होती है? ज़रा ये प्रोसीजर भी बताइएगा। ये होती है जी, ये मिट्टी होती है दरिया की। जो भी दरिया साथ लगता है, हमारे साथ दरिया चनाब लगता है जी, वहाँ से जो है ना ये हम मिट्टी लाते हैं। ये मिट्टी इधर आते भी तकरीबन 3-4 दिन लग जाते हैं। अच्छा, तो ये स्पेशल मिट्टी होती है? ये स्पेशल चिकनी मिट्टी भी ये मिलती कहाँ से है? ये वहाँ से लानी पड़ती है। अच्छा, हाँ, इसमें कोई जो है एक ना, स्पेसिफिक जगह है जहाँ ये तैयार की जाती है और वहाँ से आती है? हाँ, मैं इधर पे तैयार करते हैं इसको। ठीक है। जी, जी। आम सी मिट्टी होती है हाँ, जो कि किसी मखसूस इलाके में से मिलती है, जी, जी, वहाँ ये से आप लाते हैं? जी जी, दरिया से मिलती है। ठीक है। दरिया जहाँ बहता हो, अच्छा। आज से कई 100 साल पहले बह गया हो, बहता हो, सही। जो दरिया की जगह है वहाँ पे चिकनी तो मिट्टी ये होती मुश्किल है। नहीं हो जाता ढूंढना? बहुत मुश्किल हो जाता है इसमें। अच्छा, तो वो ढूंढ कर लाते हैं आप लोग जी जी, अपने फिर कारखाना में? इधर वो हमारी वो एक टीम होती है पूरे इस काम में। जो मिट्टी लाते हैं वो भी नस्ल दर नस्ल आता है, वो भी बंदा है। उसका पहले दादा देता था, फिर उसका बेटा, अब उसका बेटा, तीसरी नस्ल जो है वो उनको पता है भाई इनको क्या मिट्टी चाहिए। ठीक है। फिर उधर से ला के आते हैं, इधर आने में तकरीबन 3-4 दिन लग जाते हैं। वो दरिया से उठा के अपने घर में जमा करते हैं मिट्टी, फिर वो एक दिन लग जाता है। रात के 2 बजे वो कहते हैं हम उधर से आते हैं, फिर इधर सुबह तकरीबन 8-9 बजे इधर वो एक बैलगाड़ी में ठीक है। वो लेके इधर। ठीक है, फिर उस मिट्टी को क्या कोई स्ट्रक्चर दिया जाता है गीले बर्तन के अंदर मिक्स करके, जैसे आटे को गूंदा जाता जी, है? जी। क्या इस मिट्टी को भी गूंदा जाता जी है? जी बिल्कुल, इसको गूंदा जाता है। जब मिट्टी जब लाते हैं वो सूखी मिट्टी होती है, इधर फिर ला के उसको तकरीबन 3 दिन भिगो के रख देते हैं। उसके बाद फिर जो है ना वो बिल्कुल नरम हो जाती है। बिल्कुल जब वो नरम हो जाती है फिर उसको हाथों से, पाँव से बिल्कुल उसको मसलते हैं ठीक है। ताकि वो बिल्कुल नरम हो जाए। सही। फिर उसके बाद हमने कोई भी मिसाल चीज़ बनानी है, एक डेकोरेशन पीस बनाना है, उसके लिए एक डाई बना लें। अगर ज़्यादा पीस हो, अगर 100-150 पीस हो तो उसकी डाई बना लेते हैं। तो अगर 8-10 टाइलें हों तो फिर उसको बाई हैंड, जैसे ये टाइल मैं बना रहा हूँ ये बाई हैंड बने। ठीक है। अब जब ये भट्टे में तैयार की जाती है तो भट्टे में तैयार होते हुए कितने दिन लग जाते हैं? ये भट्टा नहीं होता, ये छोटी भट्टी होती है। इसमें मैं उसको आपको आपके कारखाने के अंदर मौजूद है भट्टी? जी, जी। जिसकी आवाज़ भी आ रही है। आवाज़ ठीक है, जी, मेरे जी, कैमरा जी। मैन आपको नाज़रीन दिखाएंगे भी जी, सही जी। कि इनके कारखाने में हाँ। ये छोटी सी भट्टी तैयार की गई है जिसके अंदर ये ईंट लाते हैं। मिट्टी कोई मखसूस किस्म की होती है जो दरिया के करीब जो है इलाका है वहाँ से जाके ये ली जाती है। उस पर भी 2-3 दिन लग जाते हैं। फिर उसके बाद आती है ये कारखाने में, फिर उसके बाद उसको बड़े तरीके से गूंदा जाता है। गूंदने के बाद फिर उसका कोई स्ट्रक्चर निकाल कर उसको भट्टे में पकाया जाता है। पकाने के बाद फिर क्या प्रोसीजर होता है? इसको ये पकाने वाला जो एंड का इसका हिस्सा है। सब जब इसको मिट्टी लाते हैं फिर इसको इसकी वो जो शेप है, कोई भी है शेप बनाते हैं, जैसे इधर कई शेपें बनी हुई हैं ये मिट्टी के। उसके ऊपर फिर एक अस्तर होता है जो इसको आप देख रहे हैं सफ़ेद कलर है, इसको हम फिर इसको अस्तर करते हैं। अस्तर जो होता है ये इसका सफ़ेद कलर होता है। अस्तर के बाद फिर उसके ऊपर जो है ना इसकी हम ये जो कलर होता है फिर उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं।
डिज़ाइनिंग के बाद इसके जो कलर होते हैं ये आम कलर नहीं होते, ये ख़ास कलर होते हैं जो आग में पकने वाले होते हैं। जो एक- कौन से होते हैं? ये आम कलर नहीं होते, आग में मखसूस पकड़- जी, मखसूस कलर होता है। होते हैं। उसमें जो है ये एक होता है कोबाल्ट ऑक्साइड, एक होता है कॉपर ऑक्साइड। अच्छा, जी जी, जो कॉपर है वो तांबे से बनाते हैं उसको। रंग भी खुद बनाते हैं आप जी जी, लोग? हम तांबे से बनाते हैं। जो फिरोजी कलर आपको यहाँ पे नजर आ रहा ब्लू होगा, ब्लू नाम से मशहूर जो भी है। हल्का फिरोजी कलर है वो तांबे से बनाते हैं। जो नीला डार्क ब्लू है वो लाजवाब पत्थर से बनाते हैं। अच्छा, वो खुद कलर वगैरह भी खुद बनाते हैं वो सारा। वो जब अब मैं ये कलर लगा रहा हूँ, ये लाजवाब जो है ना, अच्छा हाँ, ये अभी आपको ये ब्लैक नज़र आ रहा है, जी, तो इसके बाद जब इसको हम भट्टी में डालेंगे ये ब्लू हो जाएगा। खुद ब खुद से ब्लू हो खुद जाता है। खुद कुदरती तौर पे इसका जो है ना ये अच्छा भट्टी में। अच्छा, ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जो यूज़ होते हैं जिसकी वजह से ये अपना कलर ही चेंज कर देता है? ये केमिकल कोई नहीं है, ये बिल्कुल ये तांबा क्या है, तांबा कोई केमिकल नहीं है, ये एक धात है। तो उस धात से जो है ना इसका ये कलर अच्छा। शुरू से ये आ रहा है। सही है। क्योंकि ये हज़ारों साल पहले ये फिर एक बात ये भी है कि मुल्तान में इस कदर गर्मी होती है। ये कलर जो हमारे जो बड़े उस्ताद थे उन्होंने ये बनाए उस वक़्त, उन्होंने ये मौसम देख के ना उस लिहाज से इसका जो है ना ये बनाया है अच्छा, मुल्तान में। जो नीला रंग है वो वैसे भी बड़ा खूबसूरत रंग होता जी, जी, है वो और ये आंखों को आंखों को ना ठंडक बख्शता ठंडक है। देता है। जी जी, तो ये बढ़िया खूबसूरत है, इस टाइम मुल्तान की पहचान है जो पूरी दुनिया में जानी जाती है। बिल्कुल। अच्छा, आप बता रहे हैं कि पहले ये जब स्ट्रक्चर तैयार होता है तो उसके बाद सफ़ेद इसको जी, जी। हर बर्तन को रंग दिया जाता रंग दिया है। जाए तो इसको। आप कह रहे हैं कि ये बहुत महंगा होता है। जी जी, ये इसमें ऐसा क्या होता है, ये महंगा होता है वाइट वाला रंग? इसको क्योंकि तांबा इसमें होता है, तांबा की झल होती है, तांबा वो डायरेक्ट नहीं होता। तांबे की देगें बनती हैं या कोई बर्तन बनता है, उसको जब कूटते हैं उसकी झल वो उतरती है ऊपर से, वो झल से फिर ये कलर वगैरह बनते हैं सारे। ठीक है। अच्छा, ये ऊपर जो कारीगरी आप करते हैं ये जी, अपने हाथ से की जाती है? जी, ये सारे हाथ तो से। ये कितना मुश्किल है खुद से ज़्यूम करना कि आपने उसको ये डिज़ाइन देना है, इस बर्तन पे इस तरह का डिज़ाइन जाएगा, इस स्टाइल पे इस तरह का डिज़ाइन जाएगा, अगर कोई थाल है तो उस पर डिफरेंट किस्म का डिज़ाइन जाएगा, ये फिर आपके माइंड में कैसे आता है? ये हमें सिखाया है ना हमारे उस्तादों ने, क्योंकि जो नज़दीक है वो बड़ी काम होता है। ठीक है, जो 10 फुट पे हमने किसी दीवार पे काम किया है तो वो बड़ी काम होगा। ठीक है। अगर 20 फुट पे है वो उससे मोटा होगा। फिर 50 फुट पे जो है वो फिर बड़ा काम होता है कि नीचे अच्छा, से वो नजर आए। टाइल्स बहुत ज़्यादा दरकार होती हैं अगर किसी इमारत पे बनानी है या किसी गुम्बद, किसी दरबार का गुम्बद बनाना है। मुल्तान शहर औलिया आपको पता है, यहाँ जो इस टाइम हमारी पुरानी तारीखी इमारतें हैं इसमें कोई शक नहीं है कि ब्लू पॉटरी का काम हुआ है, बड़े तरीके से बड़े सलीके से सजाई गई हैं। तो ये जो टाइल है तो ये तो एक तो दरकार नहीं होती, बहुत सारी दरकार होती हैं। तो इस पर कितना टाइम लिमिट लगता है और कितने डेज़ के बाद जाके, मेहनत के बाद जाके ये टाइल्स तैयार होती हैं? इसके जो प्रोजेक्ट होते हैं हमारे उसमें कई कई साल लग जाते हैं। इसमें कोई शक भी नहीं है। 3 साल लग जाते होंगे। किसी पे 4 साल, कोई छोटा होता है तो उसमें साल भी लग जाता है। तो फिर ये पूरी टीम होती है, एक बंदा नहीं होता। कोई इसमें कलर कर रहा है, कोई इसमें इसकी साइज काट रहा है, कोई भट्टी लगा रहा है। ये पूरी एक टीम से जो है ना ये शुरू अच्छा से। वाजिद सर, जिस तरह आप बता रहे हैं कि इस पे पूरी टीम दरकार होती है, चूँकि हम एक जदीद दौर में रह रहे हैं, हर चीज़ जो है जदीद होती जा रही है, तो आपने क्यों ना सोचा कि इस काम को जदीद शक्ल में इख्तियार किया जाए? क्या वजह है लोग मशीनरी के बजाय क्या कारीगरी हाथ की पसंद करते हैं? क्या वजह है आपने अब तक इसको मशीन की तरफ क्यों नहीं आए? इसकी एक वजह तो ये है कि ये मशीन पे हो नहीं सकता। हाँ, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ डिज़ाइन है। जैसे ये आपके आप सामने ये स्टार पड़ा हुआ है, ये नहीं, इसकी कटाई ये कैसे होगा, इसका डिज़ाइन ये सारा जो प्लेन टाइल है वो आजकल वो कर है स्क्रीन प्रिंट, वो इधर हो रहा है, वो दो समझो वो 2 नंबर ही काम है, वो बहुत आजकल इधर हो रहा है। लेकिन ये जो काम है तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ है आसार कदीमा के साथ। आसार कदीमा का जो कानून है जो आज से 200 साल यानी कि 60 साल की होता है, जो 60 साल एक इमारत पे काम हुआ है तो उसका वो उसी तरह होगा, उसको चेंज नहीं करना। तो हम जो है इसको उसी तरह करते हैं
जो पहले मटेरियल है वो इस्तेमाल करते हैं, जो इसमें मिट्टी है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह अगर वो करना चाहें तो उसमें बहुत पैसा है। लोग हमें कहते हैं भाई छोड़ो इसको, उस तरफ आओ, तो हमने कहा नहीं, ये हमारी एक कल्चर है, हमारा ख़ानदानी काम है, वो नस्ल दर नस्ल आ रहा है। अच्छा वाजिद साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं ये इतनी मेहनत के बाद जाकर एक बर्तन या एक टाइल है वो तैयार की जाती है। जितनी आप मेहनत करते हैं उम्र के इस हिस्से में, तो उतना उसका सिला भी मिल पाता है अगर हम मुआवजे की बात करें जब आप सेल पे जाते हैं? हाँ, इसमें देखें, मुझे 50 साल हो गए इस काम में, तो मैं 50 साल में भी हम ऐसे थे। अल्हम्दुलिल्लाह रोटी मेरी अच्छी इसी जगह पे हो गया। तो हमने कभी ये नहीं देखा कि हम कोई बना लें, जदादें बना लें या कोई, क्योंकि हमने इस काम को किया है मुकम्मल, ताकि ये काम हाथ से न चला। बहुत से लोग छोड़ गए हैं, हमारी फैमिली के अक्सर लोग छोड़ गए हैं इसमें। मैं हूँ या मेरे बच्चे हैं, वो उन्होंने बच्चे पढ़ भी रहे हैं और ये काम भी सीख रहे हैं। आर्ट है, ये आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। जी जी, हमारी पहचान है ये। जी बिल। इसके अलावा ये भी है, हमारे जो इदारे हैं इधर, आर्ट काउंसिलें हैं या हमारे फैन आर्ट के इदारे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि ये काम ख़त्म ना हो। हमारा कदीमी काम है और इसकी जो है गैर मुल्क में इतनी इसकी मांग है। बिल्कुल ऐसे ही है। लोग ये दो कलर भी हैं, जो नीले फिरोजी 2 कलर हैं, इनके वो लोग दीवाने हैं। वो बहुत यहाँ पे आते हैं, अक्सर फॉरनर लोग आते हैं, से आते हैं, वो ये देख के भाई खुश होते हैं, भाई आज तक ये काम जिंदा है। ना सिर्फ इस टाइम पाकिस्तान में बात करें, पाकिस्तान से बाहर भी लोग इस ब्लू पोट्री को बहुत पसंद करते हैं और मुल्तान की जो शान है वो इस टाइम ब्लू पोट्री है और दूर दराज के इलाकों से लोग आके यहाँ से ख़रीद के जाते हैं। वाजिद अली हमारे साथ मौजूद थे, जिनको 50 साल हो गए हैं ये काम करते हुए ब्लू पोट्री का। अब मज़ीद साथ उनकी औलादें हैं, वो भी इस काम में उनका हाथ बटाती हैं। हाथ बटाने के साथ साथ अगर इस टाइम बात करें, जितनी मेहनत ये करते हैं इनको उतना मुआवजा नहीं मिल पाता। तो और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया कि मुल्तान की सकाफ़त खुद से है, तो उसके साथ मुल्तान की सकाफ़त ब्लू पोट्री भी है। और साथ अगर बात करें लैंप्स की, कि ऊँट की खाल से लैंप भी तैयार किए जाते हैं, जो कि मुल्तान की सकाफ़त और पहचान है। अब हम जाते हैं लैंप्स की तरफ, देखते हैं कि वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, ऊँट की खाल को किस तरीके से जो है वो तैयार किया जाता है और उसके बाद जो है वो कारीगरी की जाती है। इस टाइम वक्त ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। शेयर विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आज मैं बात कर रही हूँ मुल्तान की सकाफ़त की। जैसे मैंने बताया कि खुद सा इस टाइम मुल्तान की सकाफ़त है, पहचान है, तो इसी के साथ बात करें। मुल्तान की पहचान कैमल के साथ जो लैंप बनाए जाते हैं वो भी हैं। मैंने पहले आपको दिखाया कि खुद सा किस तरीके से तैयार किया जाता है, किस तरह से उसके कटाव बनते हैं, किस तरीके से फिर वो कढ़ाई के बाद एक खुस्से की जो शक्ल है वो इख्तियार करता है। बड़ा बेहतरीन किस्म का खुस्सा तैयार होता है, जो कि मुल्तान से पहचाना भी जाता है। इसी के साथ अब मैं पहुँची हूँ, हमारे मौजूद हैं सुहेल साहब, जो कि मुझे दिखाएंगे कि ये जो नक्काशी है लैंप्स के ऊपर ये कैसे की जाती है। और चमड़े की जो अगर हम बात करें, इसकी ऊँट की जो खाल है उससे ये तैयार किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। मैं देख रही हूँ कि आप बड़ी सफाई से, आप बड़े सलीके से हाथ का जो काम है वो कर रहे हैं इस लैंप के ऊपर। आप मुझे ज़रा बताइएगा कि कितने साल से आपने ये काम अपना शुरू किया है, कितनी उम्र थी जब ये स्टार्ट लिया और कैसे ख्याल आया कि आप जो है इतना बेहतरीन आर्ट कर सकते हैं? ये मैं बिल्कुल बचपन में था, छोटा सा, तकरीबन 15 साल की मेरी एज थी, तो मेरी मम्मा ने ना मुझे इसी काम पे ना, मेरे मामू करते थे, अच्छा, उनके पास शागिर्द कर दिया था। वो बड़ी अच्छी उस्ताद थे, अभी भी हैं माशाल्लाह, काम करते हैं वो। ठीक है। तो उनसे मैंने बुनियादी तौर पे नक्काशी की तालीम हासिल की। ठीक है, तो इसकी बाकायदगी प्रैक्टिस होती है? प्रैक्टिस होती है, जैसे रियाज, मतलब फूलों की प्रैक्टिस होती है। अच्छा। पेंसिल के साथ कागज़ पे करते हैं शुरू में प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये आप दिन में कितने बना लेते हैं? ये अब तो तकरीबन ये मुख्तलिफ लैंपों पे, अगर बड़ा लैंप है तो एक भी नहीं बनता, दिन में एक भी नहीं बनता। हाँ, छोटे हों तो 10 भी बन जाते हैं। अच्छा, ये रूटीन चलती है। जिस तरह आप अब हाथ में लेकर बैठे हैं, ये कितना टाइम में मुकम्मल हो जाता है?
ये लैंप एक दिन में एक बन सकता है, ये वाला साइज़। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ज़रा इसका प्रोसीजर बताएंगे कि ये किस तरीके से बनाया जाता है। ये जो खाल है, ये मैंने सुना है कि ये ऊँट की खाल से ये तजवीज़ दिया जाता है। हाँ जी, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे कि इसका क्या प्रोसीजर है, कहाँ से लाते हैं आप, कितना टाइम जो है वो आप ऑर्डर का इंतज़ार करते हैं, फिर जाकर ये सूखता है, तैयार होता है, फिर इस पर काम शुरू किया जाता है? ये मुल्तान में एक इलाका है कोड़े वाला, ईदगाह की बैक साइड पे। ठीक है। तो वहाँ पे ये कैमल स्किन के लैंप्स तैयार होते हैं। ठीक है, तो पूरे ये मुल्तान में? पूरे मुल्तान में, यानी कि मखसूस घराने हैं जो ये काम करते हैं। ठीक है। उनके अपने बच्चे खवातीन सारे यही करते हैं। ठीक है। तो इसमें जो खाल होती है, खाल को पहले सुखाते हैं, तो फिर उसका तकरीबन बाल वगैरह साफ़ करके मशीन में ना वो कीमे साथ निकाल लेते हैं। तो फिर प्लास्टिक पेरिस के मोल्ड होते हैं, उन मोल्ड पे ना उन पे ना वो चिपकाते हैं। वो जैसे 4-5 दिन बाद खुश्क होता है ना, उसको फिर डंडे के साथ ना अंदर से तोड़ देते हैं मट्टी को। सही है। फिर वो एक स्ट्रक्चर की हाँ सूरत जी, में वो कचरा सारा निकल जाता है और इसी तरह का ना ये खाल की शेप का लैंप बन जाता है। ठीक है। फिर उसको पेंट करते हैं? फिर हम नकाशी का जैसे काम करते हैं, ये फिर खाल के बन के ना हमारे पास आ जाते हैं नकाशी के लिए। ठीक है। तो ये जिस तरह आपने भी हाथ में पकड़ा हुआ, ये इस तरह ये उस खाल का बना हुआ है? खाल का बना हुआ है, बिल्कुल प्योर ये खाल इसके अंदर का उन्होंने केमिकल डाले और फिर केमिकल अंदर से होता तोड़ा है और ये स्ट्रक्चर तैयार हाँ जी, हुआ। स्ट्रक्चर तैयार फिर होता है। उसके ऊपर आप ये ब्लैक कलर का आर्ट करते हैं? हाँ, ये मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं ना। बाज़ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जिनमें ब्लैक आउटलाइन लगा के ना, तो उनमें मतलब इस पे बेस पे अब रेड कलर भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, जैसे मतलब कस्टमर की चॉइस पे। देखें इसका रेड कलर होता है, ये शुरू भी हुआ है। ठीक है। तो ये आप कितने टाइम से भी स्टार्ट कर चुके हैं? आज सुबह से बैठे हुए हैं इसके लिए? हाँ, ये तकरीबन इसमें ना 2-1 घंटे का काम हो चुका है इस लैंप पे। ठीक है। और अभी मजीद रहता है? मतलब अभी आज के दिन में मुकम्मल नहीं होगा? नहीं होगा, कल तक बात जाएगी। अच्छा, एक इस लैंप को तैयार करने में जितनी मेहनत दरकार होती है, जितनी मेहनत के बाद जाकर ये बनता है, तो इसका जितनी मेहनत करते हैं उसका कोई उतना सिला मिलता है? मतलब कोई प्रॉफिट के साथ कस्टमर आपको खुश करके जाता है या नुकसान में ही जाते हैं? हाँ जी, तकरीबन हमारा पूरा ही होता है, जो मतलब फालतू पैसे कस्टमर नहीं भरता यहाँ पे। ठीक है। मतलब जितना दिन का टाइम लगा हुआ था बस उतने ही पैसे हमें मिल जाते हैं। ठीक है। तो सुहेल साहब, आप ये बताएं कि आप सिर्फ लैंप की महदूद तक हैं या किसी जो बर्तन होते हैं, छतों की डिज़ाइनिंग होती है, दरवाज़ों की डिज़ाइनिंग होती है, टेबल्स की डिज़ाइनिंग होती है, उधर भी आपने ये काम किया हुआ है? बिल्कुल, हम बिल्डिंग का काम कर चुके हैं। मुल्तान में काफ़ी बड़े काम किए हैं हमने। जैसे हाफिज़ जमाल का मज़ार है, उस पर सारा हमने यही दीवारों पे नक्काशी का काम किया है। ठीक है। और तो ये दूसरा जो ईदगाह की बिल्डिंग है उस पे भी सारा हमने ही काम किया है नक्काशी अच्छा, का। वो बड़ी खूबसूरती के साथ हाँ, ये सारा हम 3-4 लोगों का काम हुआ है वहाँ पे। ठीक है। तो आप सब मिलकर वो तैयार करते हैं? मिलकर। तो ये आम काम में और उधर की जो डिज़ाइनिंग है उसमें फ़र्क होता है? फ़र्क होता है। लैंपों पे काम जो होता है तकरीबन फ्री हैंड होता है। सही है। तो दीवार का काम होता है ना, उसकी बाकायदा ड्राइंग होती है और मतलब पैमाइश के साथ वो डिज़ाइनिंग करके फिर होता है, वो ऐसे कलर नहीं भर सकते। ठीक है। कभी मुल्क से बाहर भी आप लोगों को ऑर्डर्स आए हैं कि हमने बनवाए? हाँ जी, मैं नुमाइश के लिए गया था बाहर, ईरान में तब्रेज़ में हुई थी नुमाइश 2015 में जी। तो वहाँ हम नुमाइंदगी पाकिस्तान की कर चुके हैं, गवर्नमेंट के मतलब खर्चे पे ही गए थे हम। ठीक है। अच्छा, ये एक लैंप जितने टाइम में तैयार होता है, तो ये इसकी कीमत क्या लगाते हैं आप? हाँ, ये मतलब 2000 का लैंप है ये वाला। ठीक है। ये छोटे वाला 2000 हाँ, ये का छोटे वाला। और अगर इससे छोटे की बात करें तो ये कितने का होगा? ये समझ लें 1500 का है इस तरह। ठीक है। और अब ये सबसे बड़े की अगर बात करें? ये तकरीबन 12-1000 का लैंप है ये। अच्छा, ये 12000 का है? हाँ जी, क्योंकि ये स्किन में भी काफ़ी महंगा है। 4000 का तो खाली ये स्किन में है। तो ये ऊंट की खाल का इस पे, लेकिन हमने वाइट कलर कर दिया मुझे है। बताएं कि इसमें और इसमें ऐसा क्या फ़र्क है जो इतने पैसों की आप बता रहे हैं फ़र्क? वो बड़ा है ना लैंप, ये छोटा है। अच्छा। हाँ जी, वो तकरीबन यानी कि 3 फुट का लैंप कहते हैं उसे, ये सिर्फ 12 इंच का लैंप है, ये फ़र्क है। ठीक है। तो अब इस पे क्या हाथ से सारी डिज़ाइनिंग होगी? हाँ जी, हाथ से ही है तकरीबन, जो हमारा काम है ही हाथ का। आज वो दौर है कि लोग मेहनत को छोड़ के मशीनरी की तरफ आते हैं। हाँ जी, ये जो हमारा लेकिन कुछ लोग हैं जो पसंद करते हैं हाथ की कारीगरी को, क्योंकि जो हाथ की कारीगरी बारीकी से बनाई जाती है वो शायद मेरे ख्याल से और कहीं नहीं पसंद की जाती। जो हमारा काम नक्काशी का, ये तो होता ही हाथ से, मतलब इसकी कोशिश भी करें ना नहीं हो सका। प्रिंटिंग वगैरह जो सिस्टम है ना लैंप्स पे खास कर, ठीक है। मतलब अगर वो वाल पेपर बनवा के दीवार पे तो बंदा लगा सकता है, लेकिन लैंप पे हाथ से ही होता है। अच्छा सुहेल साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि ये ऊँट की खाल से बनाया जाता है, जब ये तरीका इसका सारा मुकम्मल हो जाता है और जब ये बेचने के लिए आप दे देते हैं, तो ये कितना पायदार होता है? क्योंकि जब ये इसके नीचे बल्ब लगता है, बल्ब लगता है, फिर उसके बाद ये लैंप की सूरत इख्तियार करता है, तो बल्ब जो है वो अक्सर हीट पैदा करता है, तो हीट के साथ अक्सर चीज़ फट भी जाती है। तो ये जैसे आप बता रही हैं प्लास्टिक
के उसमें आता है, स्ट्रक्चर में केमिकल के साथ मिलकर जाके ये शक्ल इख्तियार करता है। तो ये इसका क्या कहना चाहेंगे, कितना पायदार है ये? नहीं, अब तो ये जो LED के बल्ब है ना, उसकी वजह से ये हीट से ख़राब नहीं होता। जो पुराने ज़माने में बल्ब होते थे ना, वो तेज़ कलर के, उनसे ख़राब होते थे, लेकिन अब नहीं होते ख़राब। अच्छा। दूसरा ये है कि ये तो ना तो गिरने से टूटता है, ये लाइफ टाइम है, मतलब आप ले जाएं, ये 100 साल भी अगर पड़ा रहे तो इसको कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, ये दिखने में तो प्लास्टिक लगता है, दिखने में लगता है, लेकिन है ये स्किन, इसके अंदर स्मेल भी है, आप चेक कर सकते हैं ना, ये खाल जो की जैसे ये होती जो है। ये इसको धूप में सुखाते हैं, ये इस वजह से इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेता है? हाँ, ऐसे ही है, सूखने के बाद ही होता है ठीक है। अच्छा, ये बताएंगे आपके जो कस्टमर हैं वो नेशनल है या इंटरनेशनल है? हमारे दोनों ही कस्टमर हैं। यानी कि ऑनलाइन भी आप करवा सकते हैं? ऑनलाइन भी हो सकता है, लेकिन हमारा गाहक पाकिस्तान में भी काफ़ी सेल हो रहा है। ये इंडस्ट्री तकरीबन अब अच्छी जा रही है। अच्छा, मतलब लेकिन अब कैमल आपको नहीं स्किन की- लगता कि लोग इस चीज़ को जो है वो थोड़ा सा पीछे हो गए हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये जो हाथ की बनाई हुई चीज़ होती है वो ज़्यादा महंगी होती है, तो लोग अब डेकोरेशन पीस की तरफ चले जाते हैं? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि लोग कहते हैं वो मतलब चाइना के जो बने बनाए लैंप आते हैं वो लें। ये हाथ के बने हुए चीज़ें, मतलब जिसको कदर हो वो तो पसंद करता है, वैसे आम मतलब ये नहीं सेल होते। ठीक है सुहेल साहब, जिस तरह आपने बात की कि ये जो शौक़ रखते हैं चाहे वो लाखों को भी हो तो वो ख़रीद लेते हैं, लेकिन अगर इस टाइम चैलेंजेस की बात करें तो अभी जो इस टाइम दौर चल रहा है तो महंगाई ही इतनी ज़्यादा है कि लोग अपनी ख्वाहिशात इस टाइम साइड पे रख रहे हैं महंगाई के दौर में। तो आप इस वाले से क्या कहना चाहेंगे कि इस महंगाई के दौर में क्या चैलेंजेस पेश आ रहे हैं? हाँ जी, ये महंगाई की वजह से हमारे काम पे काफ़ी असर पड़ा है इन दिनों में ख़ासकर, जी। क्योंकि मिट्टी का तेल पहले 300 रुपये लीटर मिलता था, अब तकरीबन 600 तक पहुंच गया है। लेकिन लैंप की जो कीमत है अब 2000 ही चल रही है। जो लेने वाले हैं उनको पता है, अगर बढ़ाएं 2200 करें वो कहते हैं 2000 का दो, मतलब कस्टमर का रेट वहीं खड़ा है। लेकिन कलर की डब्बी जैसे ये 300 की थी अब 400 की हो गई है, तो ये फ़र्क पड़ा है हमारे। तो जितना आप ऊपर खर्च देते हैं उतना खर्च वसूल भी कर लेते हैं? तकरीबन उतना तो हो जाता है, प्रॉफिट वाली तो बात नहीं है, बस वो खर्चा निकल आता है हमारा। हाँ, उतना मिल जाता है, बस ये है कि ये पीछे से चलता हाँ, आ रहा है सिस्टम बस चल रहा है। हाँ जी, वो गुजर बसर हो रहा है। ठीक है सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, हमारे साथ सुहेल साहब मौजूद थे जिन्होंने बताया कि मैंने बचपन से ये काम शुरू किया है और मैं ऊँट की खाल से जो है इसकी कारीगरी के साथ ये लैंप तैयार करता हूँ और ये काफ़ी इंटरनेशनली जो है वो मेरे सेल भी होते हैं और मज़ीद ब्लू पोट्री की तरफ भी जाते हैं, देखते हैं कि वो किस तरीके से तैयार की जाती है। इस टाइम ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं उन हाथों की जो खूबसूरती तख्लीक करते हैं। हमारे साथ मलिक अब्दुल रहमान मौजूद हैं जो कि नक्काशी का काम करते हैं। 5 साल की उम्र से इन्होंने ये काम शुरू किया। पहले इनके अब्बा अजदाद ये काम करते थे, फिर इन्होंने ये काम किया, अब इनकी जो नस्ल है वो आगे मज़ीद ये काम कर रही है। 14 नस्लों से ये काम शुरू हुआ है। इनसे जानते हैं ये अपना जो जर्नी है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सर, मैंने सुना है कि 5 साल से आप नक्काशी के अंदर हैं और नस्ल दर नस्ल ये काम जो है वो चलता हुआ आ रहा है, तो ये एक बेहतरीन आर्ट है ये अल्लाह ताला की तरफ से। तो क्या कहना चाहेंगे कि कब आपको लगा कि आप ये जो नक्काशी है ये इतने बेहतरीन अंदाज से कर सकते हैं कि इतने ममालिक घूम लेंगे, वो भी इंटरनेशनली जाकर? असल में आपको पता है मुल्तान बहुत कदीमी शहर है और इन फ़नून के नाम पे महल्ले भी आबाद थे और हमारा ख़ानदान जैसे आपने कहा कि 13-14 नस्लों से ये काम करता आ रहा है नक्काशी का, शाही किलों पे, शाही इमारतों पे। तो हमारे यहाँ जिस बच्चे का हाथ साफ़ होता है तो उसको 5 से 6 साल की उम्र में ये फ़न शुरू करा देते हैं। तो मैंने जब शुरू किया तो मेरी उम्र कोई 5 से 6 साल थी। मैं स्कूल जाना शुरू हुआ और मैंने इस नक्काशी को सीखना शुरू किया और आज 50 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया अभी तक मैं सीख रहा हूँ और इस फ़न ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशनसीबी है कि मैं इस ख़ानदान में पैदा हुआ जो इस फ़न को लेके सदियों से चल रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान के बाहर भी इसकी नुमाइंदगी की और दुनिया के कई यूनिवर्सिटीज़ में जाके मैंने ये आर्ट पढ़ाया। आपने कहा कि आपकी 50 साल उम्र हो गई है और आप तकरीबन 5 साल से ये काम सीख रहे हैं। मेरे ख्याल से अब तक तो आप एक्सपर्ट होंगे जो अब इतने ममालिक घूम चुके हैं और इंटरनेशनली अवार्ड ले चुके हैं। देखें जी, मेरे ख़्याल में जो आर्टिस्ट होता है वो सारी ज़िंदगी सीखता ही रहता है, उसका सीखने का अमल ख़त्म नहीं होता।
तो मेरे बाबा जब आखिरी इंटरव्यू दे रहे थे नूरजहां बिलग्रामी को, उन्होंने बुक लिखनी थी उस पर, तो उनकी उस वक्त उम्र कोई 75 प्लस थी। तो उनके यही अल्फाज थे कि मैं अभी सीख रहा हूँ। जब तक आप तालिब इल्म हैं, आप फ़न को सीख रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, तो आपके फ़न में निखार आता है। जिस दिन आप सोच लें कि मैं उस्ताद बन गया हूँ, मेरा जैसा कोई नहीं है, तो उस दिन आपका फ़न वहाँ स्टॉप हो जाता है। आपने बोला कि मेरा हुनर देखा गया, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि नक्काशी की तरफ आओ, और 5 साल की उम्र में आप नक्काशी की तरफ आ गए। तो क्या चीज़ आपने पहली ऐसी बनाई थी कि आपके वालिद साहब को लगा कि आपको नक्काशी में आना चाहिए? असल में अब देखें, माशाल्लाह हमारे जितने बहन भाई हैं मेरे, माशाल्लाह 8 बहनें, हम 3 भाई, सब ने नक्काशी सीखी है। मेरी दादी भी नक्काश थी, मेरी वालदा भी नक्काश थी। अच्छा। तो हमारे यहाँ ख़वातीन को भी उतना ही फ़न सिखाया जाता था। ये नहीं देखा जाता कि ये खातून है, ये तो और घर चली जाएगी, फ़न आउट हो जाएगा। नहीं, फ़न सिखाया है, और इसकी वजह से फ़न आज तक ज़िंदा है। अभी भी आप मुल्तान के जितने नक्काश देखें ना, उनके उस्ताज़ा हमारी फैमिली में से हैं। तो जब हम शुरू करते हैं ना, जब से मैंने अपने बेटे को शुरू कराया, तो एक तो ये होता है कि वो बचपन से उन्हें शौक़ भी होता है, काम करता हुआ देखते हैं, माहौल बना होता है, तो वो सीख रहे होते हैं। ऐसे ही फिर वो कुछ बच्चे हमारे ख़ानदान में ऐसे होते हैं जो बचपन से ज़रा बारीक बीनी और बड़ा अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो शायद तो ये मैं तो नहीं समझता, मैं तो नहीं समझता, लेकिन बाबा ने देखा होगा कि अब्दुर्रहमान का हाथ साफ़ है, तो उन्होंने मेरी तरफ तवज्जो दी, मेरी रहनुमाई की, तो आज मैं इस लेवल पे। अच्छा, किस तरह की नक्काशी करते हैं? किस नक्काशी की वजह से आप सबसे ज़्यादा मशहूर हैं इस टाइम? अच्छा, मेरी जो नक्काशी है, ना वो ईरान की, ना तुर्की की, ना सेंट्रल एशिया की कापी है। अच्छा। मेरी नक्काशी यहाँ इस खित्ते की नक्काशी है, ठीक है। इस वसेब की नक्काशी है। यानी मेरी नक्काशी के अंदर आप देखें, एक पैटर्न है हमा गुल। उस हमा गुल के अंदर आप देखेंगे कि मुल्तान के सारे फ्रूट, मुल्तान के सारे परिंदे, मुल्तान के सारे ही सब्ज़ियाँ उस्तादों ने पेंट की हैं। तो वो हमा गुल हमारे बुज़ुर्ग बनाते आ रहे हैं, वही फूल हम आज तक लेके जा रहे हैं। हमा गुल क्या फूल का नाम है? हमा गुल फ़ारसी का लफ्ज़ है। अच्छा। आपको पता है यहाँ पाकिस्तान से पहले यहाँ फ़ारसी थी जी। तो हमा गुल मैंने एक गुलदस्ता, एक फूलों का गुलदस्ता, जिसमें यानी पूरे इलाके के फूल इकट्ठे किए हुए हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बुक्का बना हुआ था। ठीक है। तो उसके अंदर फिर जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो वो ख़ास हमारी यहाँ की पहचान। अब हमारे बुज़ुर्ग जब शाही किलों पे काम करते थे, मैं आगरा गया हूँ, अच्छा। ताजमहल के अंदर तो मुल्तान के नक्काश गए, तो सेम यही फूल जो अभी तक हम कर रहे हैं। ठीक है। अमृतसर गया, मुल्तान से नक्काश गए, तो सेम यही फूल। तो ये जो हमा गुल है, इसकी पहचान आपने मुल्तान से करवाई थी? नहीं, मैंने मुल्तान से नहीं, मेरे बुज़ुर्गों ने कराई। ठीक है, मतलब ये मुल्तान शहर से हमा गुल जो गुलदस्ता है, जिसको कह सकते हैं हम, ये निकाला गया। हाँ, तो इस टाइम ये मुल्तान शहर की पहचान है, जो कि आपकी जो आबाओ अजदाद हैं उन्होंने निकाला। अच्छा, यही हमा गुल तुर्की में तैयार होता है, ईरान में तैयार होता है। वो अपने इलाकाई फूल बनाते हैं। अच्छा। वो इलाकाई फ्रूट दिखाते हैं। हमारे हमा गुल के अंदर आपको सबसे पहले आम नज़र आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ आम नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके अंदर ये ज़रा फ़र्क होता है, वो ख़ास यहाँ की शनाख्त। ठीक है। तो ये पहले क्या स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, फिर उसके अंदर कलर्स फिल किए जाते हैं, क्या इसका पैटर्न होता है? कोई एक आपके साथ इस टाइम मौजूद है? हाँ, आप मुझे बता सकते हैं, दिखा सकते हैं? आप देख सकते हैं जो ऊँट की खाल का ये जो पीस है, अच्छा, इसमें 3 फैमिलीज़ होती हैं। अच्छा। नक्काश स्केच लिखता है, कुम्हार व्हील पे मट्टी का तैयार करता है, फिर उसकी डाई बनती है। अच्छा, ये जो आपने इस टाइम लिया हुआ है, ये इस टाइम ऊँट की खाल है? ऊँट की खाल का है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है दबगर फैमिली है, जो स्किन लेती है ताज़ा, दोनों तरफ से साफ़ करके इसका कीमा बना के ना उस मट्टी के मोल्ड के ऊपर रैप देती है। अच्छा। अच्छा, ये नेचुरली इसके अंदर गम होती है। जिस फैमिली का बता रहे हैं, ये क्या मुल्तान शहर में एक ही है? नहीं, मुल्तान में हैं। अच्छा, ये फैमिलीज काम करती हैं। हाँ जी। ये ऊँट की खाल के टुकड़ों को जोड़ के इसको लैंप को तैयार करती हैं। बिल्कुल ऐसे, धूप में सुखाकर, फिर जाकर ये लैंप तैयार होता है। जी, फिर जैसे खुश्क होता है, स्टिक मारते हैं, वो मोल्ड ज़ाया हो जाता है, ये उसी शेप में फॉरएवर रह जाता है। अच्छा। फिर नक्काश इस पे नक्श करता है। अच्छा, आप मुझे हमा गुलदस्ता दिखाएंगे कि वो किस तरह से होता है? जी बिल्कुल। ये मैं अपने जो नाजरीन हैं उनको भी दिखाऊंगी कि मुल्तान शहर की जो इस टाइम पहचान है, जो कि
अब्दुल रहमान साहब की फ़ैमिली ने इस पहचान को उजागर किया इस टाइम पूरी दुनिया में, मैं कह सकती हूँ। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से होता है। और इस टाइम मुल्तान शहर की जो पहचान है वो आम भी है, तो वो आम फ्रूट जो है वो भी उसमें ऐड है। और इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, कितने ममालिक से आप अवार्ड जीत चुके हैं? मैं चाइना से, ठीक है, कोई 110 कंट्रीज़ थे। अच्छा, तो आई विन द गोल्ड मेडल फॉर पाकिस्तान। क्या बात है, बल्कि पाकिस्तान ने मुझे इज़्ज़त दी। बिल्कुल, अच्छा, मस्कत के अंदर 48 कंट्रीज़, आई विन द फर्स्ट प्राइज़। ठीक है, और ईरान के अंदर तब्रेज़ में मैंने फ़र्स्ट प्राइज़ लिया, तो उसमें भी ईरान तीसरे नंबर पे था। ठीक है, अच्छा, इसी तरह इस्तांबुल के अंदर, अपना उज़्बेकिस्तान के अंदर, ग्लास्को यूके के अंदर। तो ग्लास्को में तो मैंने सिंबल ऑफ ग्लास्को विन किया, वहाँ की लॉर्ड मेयर ने दिया। कहते हैं कि ज़माने के साथ फ़ैशन भी चेंज होता है और स्टाइल भी चेंज होता है, डिज़ाइनिंग भी चेंज होती है। तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि आबा अजदाद का जो एक सकाफ़त है वो लेकर आप आ रहे हैं नस्ल दर नस्ल, तो आपने कभी सोचा कि थोड़ा सा ये जो पैटर्न है इसको चेंज किया जाए? जी यकीनन, मतलब ये एक ख्याल आना, एक मतलब फैंटेसी में जाके सोचना कि इस तरह की डिज़ाइनिंग है और ये बहुत दिमाग का काम है, तो कैसे ये ख्यालात आते हैं कि इस तरह की डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि जो बिल्कुल अट्रैक्ट करे? इस टाइम जितने भी मैं आपके देख रही हूँ लैंप सब बहुत शानदार हैं और बिल्कुल जो है अट्रैक्शन है उसका बाइस बन रहे हैं और नज़र नहीं रुक रही, इतने खूबसूरत है। असल में ये होता है कि हमारा डिज़ाइनर जो हमारा क्लाइंट है वो होता है। जैसे आप आती हैं, आप कहते हैं कि जी नकाश साहब आप लैंप तो बना रहे हैं, फूल वही रखें, मेरे घर के जो मुझे ये कलर पसंद है ये ज़्यादा दिखाएं। सही है, ठीक अच्छा, है। दूसरी जगह पे हम ये सोच रहे होते हैं कि हम मुल्तान की ही चीज़ दिखाएं, ताकि हमारा पीस दुनिया में कहीं भी पड़ा हो तो कहीं के मुल्तान और पाकिस्तान। तो इस तरह देखा जाए तो हमारा बेहतरीन डिज़ाइनर हमारा क्लाइंट ही होता है। अच्छा, अब हम जैसे बाहर भिजवाते हैं, अब चाइनीज़ अपनी कलर स्कीम लेते हैं, अब कनाडा वाला हमें कहते हैं कि बड़े शार्प रंग दें, वो सारा साल सफ़ेद बर्फ़ देखते हैं ना, वो कहते हैं कि कलर शो हों जी। तो इसी तरह जब हम जैपनीज़ को कहते हैं छोटी प्रोडक्ट बना, हमारे घर छोटे छोटे हैं, तो इसी हिसाब से फिर वो जो है ना हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं और चीज़ें बना रहे होते हैं। अच्छा अब्दुल रहमान साहब, जिस तरह आपने बताया कि बड़ी खूबसूरती के साथ जो है अपने हाथों की जो खूबसूरती है, टैलेंट के साथ आप इतने खूबसूरत जो लैंप्स हैं वो तैयार करते हैं, सिर्फ लैंप तैयार करते हैं या आपने कभी किसी मसाजिद में या किसी पैलेस में जाके भी नक्काशी की है? हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो शाही किलों पे, अच्छा, अपना महाराजों के महलात पे, हवेलियों पे बिल्डिंग वर्क ही पहले करते थे, आज से कई सौ साल पहले ना। अच्छा, फिर उन्होंने ऐसा ऐसा फर्नीचर पे शुरू कर दिया, पीरे पलंगों पे, फिर ऐसा ऐसा जो है क्या मस्किन के घी के कुपे यहाँ सदियों से बनते थे, गुलदान बनना शुरू हुए। और गुलदान के बाद 1910 में मेरे दादा उस्ताद अब्दुल्ला नक्काश, जिन्हें ब्रिटिश दौर में भी नवाब बहालपुर ने भी उन्हें अवार्ड दिया बाकायदा इसी फ़न के ऊपर कि वो क्या मस्किन पे वो इस नक्काशी को ले आए। अच्छा, हमारी जो ख़वातीन हैं वो चूरों पे नक्काशी करती थी, हाथी दांत का चूरा, कच्छ का चूरा, उस पर नक्काशी करती थी। हमारे बुज़ुर्ग तीर कमान बना के उसके ऊपर भी नक्शो निगारी करते थे। और वो गली कमंगरान जहाँ हम सदियों से रह रहे हैं वो इसीलिए मशहूर थी कि कमंगर हम हैं तो उस पर नक्श करते थे हमारे बुज़ुर्ग। अब जैसे आप देखें, मेरा बेटा मोहम्मद आशिक, मैं अब्दुर्रहमान, मेरे वालिद उस्ताद आशिक नक्काश, मेरे दादा उस्ताद अब्दुल्ला नक्काश, मेरे जो हैं परदादा उस्ताद खुदा बख्श नक्काश, उनके वालिद उस्ताद अल्लाह बख्श नक्काश, उनके वालिद उस्ताद रहीम बख्श नक्काश, उनके वालिद उस्ताद इलाही बख्श नक्काश, उनके वालिद उस्ताद अल्लाह वसाया, उनके वालिद उस्ताद पीर बख्श नक्काश। यानी एक ये सिलसिला है, एक चैन है जो अभी तक ज़िंदा है जी। अच्छा, अगर हम इसी के साथ देखें तो ये तो एक तारीख़ी सकाफ़त है जो चलती आ रही है और लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं और लोग दूर दराज इलाकों से आके ये देखते भी थे और बनवाते भी थे। लेकिन अब इस टाइम हम देखें तो ये काम बहुत ज़्यादा मदम होता जा रहा है। मतलब अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो लोग इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो ये काम क्यों पीछे जा रहा है जबकि ये बहुत इस टाइम अगर हम पहले देखें तो बहुत इसका नाम होता था? असल में हम लोग सकाफ़त से बहुत दूर चले गए। मैं दुनिया घुमाऊँ, मैंने देखा है कि जिन मुल्कों में जैसे तुर्की है, सेंट्रल एशिया के मुल्क हैं, इंडिया है, मैं गया हूँ सब जगह,
उन्होंने जितनी फ़नून थे ना पुराने, उनको एज ए सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोर्स का हिस्सा बना दिया। अच्छा, जब नौजवान इस तरफ आएंगे ना सकाफ़त की तरफ, वो सकाफ़त अपनाते भी हैं। फिर हम लोग दूसरे मुल्कों की सकाफ़त अपने बच्चों को दे रहे होते हैं, अपनी सकाफ़त से दूर कर रहे हैं। इसमें हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसके अंदर अगर हम कुछ चेंज करके इन सकाफ़तों को, या जहाँ कोई पुराना उस्ताद बैठा हुआ है उस जगह को स्कूल का दर्जा दे दें आप देखेंगे ये फ़न दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे, लोग इस तरफ आएंगे। अब दुनिया चाहती है कि हमें चीज़ दें, वही पुराने स्टाइल की दें, उसके अंदर वही जो उस्ताज़ा का काम था वो आप दें, लेकिन आगे बच्चे काम की तरफ नहीं आ रहे। अगर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मेरी सीएम पंजाब से ये गुजारिश होगी, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये आर्ट सिखाया जाए, कोर्स का हिस्सा बना दें, ज़रूरी भी है। हाँ, और आप असम्बली से ये बिल पास कराएं जी, ताकि ये फ़न ज़िंदा रहे। तो इस टाइम अगर देखें तो क्या चैलेंजेस पेश आ रहे हैं इस फ़न को देखते हुए? सबसे बड़ा माशी है। अच्छा। दस्तकार, अब जैसे मेरा अगर घर के अंदर ही छोटा सा सेटअप था दादा के वक्त, फिर बाबा को विरासत में मिला, उसके बाद हम सब बहन भाई में तो छोटा छोटा पोर्शन हो गया, तो जिसकी वजह से ये हुआ है कि जगहें छोटी हैं, दस्तकारों के पास जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। अब महंगाई, बिजली महंगी, हर चीज़ महंगी, वही चीज़ प्लास्टिक की सस्ती है, लोग क्राफ्ट नहीं ख़रीदेंगे। आप जब क्राफ्ट प्रमोशन करेंगे, दस्तकारों को सहूलत दें, आप अब दस्तकारों को पीएचडी की डिग्री दें। हम पाकिस्तान होते हैं तो हमें यूनिवर्सिटीज़ बुलाते हैं, वो कहते हैं डिग्री दे, हमने तो सिंपल ग्रेजुएट किया हुआ है, या फ़न हमारा सीना बसीना। लोग इस टाइम पे आके बोलते हैं कि ये जो तारीखी लैंप हैं, ये जो डिज़ाइनिंग है, ये अब बहुत महंगी है आम इंसान के लिए, नहीं इसको ख़रीद सकते, इतनी ताकत नहीं रखते। तो जिस तरह आपने बताया कि वो आम डेकोरेशन पीस जो है उसकी तरफ जा रहे हैं, जबकि इस चीज़ का नहीं आइडिया होता है कि इस पर कितनी लागत तैयार होती है और कितनी मेहनत दरकार होती है और उसके बाद जाकर ये तैयार होती है। जो कि आपकी बात ठीक भी है। तो समझ रहे हैं आप, महंगाई ने जो है इस फ़न को दबा दिया। हाँ जी, महंगाई ने, और ख़ास तौर पे हाँ, हम अपने बच्चों की तरफ नहीं ला रहे। हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फ़ाइन आर्ट डिपार्टमेंट में ऑप्शनल सब्जेक्ट है ट्रेडिशनल क्राफ्ट, या नक्काशी आर्ट, या कैलीग्राफी। अच्छा, जो वेस्टर्न आर्ट है वो यहाँ पे है। अब बाहर की यूनिवर्सिटीज़ वाले हमें क्यों बुलाते हैं, आए जी नेचुरल डाइज बनाएं, आए जी अपना रवाती आर्ट। मुझे तो जब मैं यूके गया या मैं अमेरिका गया, वो तो मुझे वापस नहीं भेज रहे थे। अभी चाइना वाले भी चाह रहे थे आप वापस ना जाएँ। मैंने कहा नहीं, मुझे मेरे मुल्क ने इस काबिल किया, तो ये फ़न मेरी कौम की अमानत है, मैं उन्हें जाके पहले सिखाऊँगा, आपको भी सिखाने आऊँगा। इस टाइम जब करंटली आपको जो चैलेंजेस हैं, तो इस हवाले से आप क्या अपील करना चाहेंगे हुक्मरानों से? क्योंकि आपने बताया कि 14 नस्ल दर नस्ल आप ये काम चला रहे हैं, तो बहुत दुख होता है कि आपकी इतनी जनरेशन से ये काम चलता हुआ आ रहा है और अब आप ये देखते हैं कि ये काम मध्यम हो रहा है। तो इस हवाले से क्या ओवरऑल मैं, जितने मेरे दस्तकार बरादरी है वो किसी भी फ़न से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चेक करेंगे 30 साल पहले अगर 50 फैमिली थी तो अब 2-3 फैमिलीज़ रह गई हैं। उसकी मेन वजह उस्ताज़ा को इज़्ज़त ना देना। उस्ताज़ा को, जो उस्ताज़ा हैं पुराने, उनको इज़्ज़त दें, उनको पीएचडी की डिग्री दें, उनको ऑनर दें। अब कई मुल्कों में, तुर्की में भी डिग्री देते हैं, इंडिया में भी देते हैं, गुरुजी डिग्री अवार्ड देते हैं। अवार्ड के साथ उनको इस्टेब्लिश करते हैं, उनकी वर्कशॉपें बना के देती है गवर्नमेंट, छत देती है कि भाई आप यहाँ बैठ के बच्चों को सिखाएं। फिर वो यूनिवर्सिटीज़ को कायल करती है कि आप 10-12 बच्चे इनको 2 साल के लिए दें, और उसके बाद देखें नई नस्ल इतना आला काम करती है कि बड़े टैलेंटेड है माशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अब्दुर्रहमान साहब, आपका अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हमारे साथ आज ब्लू पोट्री के जो उस्ताद हैं वो भी मौजूद थे, जो कैमल की जो इस टाइम लैंप तैयार किए जाते हैं, इस हवाले से भी हमने बात की कि किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, खुद से किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, जो कि इस टाइम मुल्तान की पहचान है और सकाफ़त है, और तारीख से हम देखते हुए आ रहे हैं कि ये मुल्तान की जो पहचान है इसको सब पसंद करते हैं और दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं बनवाने के लिए। लेकिन अब इस टाइम अगर हम देखें तो ये जो काम है ये बहुत ज़्यादा मध्यम होता जा रहा है। तो मरीम नवाज़ से ये मेरा मुतालबा है कि जो हमारे मुल्तान की पहचान और सकाफ़त है,
जो सदियों से चलती हुई आ रही है उसको क्यों इस टाइम मदम किया जा रहा है? क्या इसकी वजह महंगाई है या क्या ये जो आर्ट है इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है? तो इस हवाले से जो है हमने आज बात की आवाम से। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।